धनराशि की व्यवस्था वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है और एमएसएमई में प्रदेश के अंदर जो किसी भी इकोनॉमी का और खासतौर पर बड़े निवेश का जो बैकबोन होता है वह एमएसएमई का क्लस्टर उनके पास किस रूप में मौजूद है इस पर निर्भर करता है। ये रोजगार और की संभावनाओं को भी अधिक से अधिक रोजगार के सृजन की संभावना भी इससे बनती है और इस सेक्टर में जो 2017 के पहले लगभग पूरी तरह उपेक्षित सा था, आज वह 2016-17 तक प्रदेश में कुल 28,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण होता था एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल था, जो प्रदेश के अंदर संभावनाएं थी, उस फील्ड की उपेक्षा की गई, उसको हतोत्साहित किया गया। परिणाम क्या था? ये बंदी के कगार की तरफ जा रहा था। आज प्रदेश ने जब थोड़ा भी उसमें प्रोत्साहन दिया, अभी हम लोगों ने 22-23 में 1,60,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध एमएसएमई यूनिट को प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया है। जो पहले केवल 28,000 था, आज 1,60,000 करोड़ पहुंचा है और 24-25 के लिए हम लोगों ने इस लक्ष्य को 2,91,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। महोदय, आज इस बजट में एक नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो प्रदेश के हमारे नए उद्यमियों को, जिनको हम एक निश्चित व्यवस्था के तहत जिनका हम प्रशिक्षण करवाएंगे, उन्हें उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहले चरण में 5 लाख रुपए तक की ऋण यानी ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम इसके साथ करेंगे और इस राशि को जैसे ही उनका भुगतान होगा तो फिर उसको 7.5 लाख रुपए तक की, फिर उसके बाद 10 लाख रुपए तक की व्यवस्था के साथ हम उसको जोड़ने का काम करेंगे। 1 लाख युवा उद्यमी इसके साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को इस बजट के पास होने के बाद अप्रैल से हम प्रदेश के अंदर इसको लागू कर देंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश रोजगार प्रोत्साहन कोष। इसके माध्यम से भी प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए वित्त पोषण और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उनको सेवायोजित करने के लिए भी इस स्कीम को प्रदेश के अंदर हम लागू कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश ने 10 फ्लेज पार्क, प्राइवेट सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप हो सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अब तक जो पार्क विकसित किए हैं, इसके अलावा नए हर जनपद में भी इस प्रकार के औद्योगिक पार्क विकसित हों, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपदों में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और इन सभी चीजों को हम लोगों ने इसके साथ किया है। 2024-25 के वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ टेक्सटाइल के नए हब के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रदेश में एक नए निफ्ट यानी राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने, 2 मेगा राजकीय आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई के उन्नयन का प्रस्ताव भी इस बजट में किया गया है। 22,000 से अधिक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र को मुख्य आंगनबाड़ी के रूप में प्रदेश के अंदर अपग्रेड करने की कार्रवाई को भी इस बजट में प्रस्तुत करने का कार्य हुआ है। महोदय, वास्तव में यह देश के अंदर भी चर्चा होती है और लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि जो कभी बीमारू राज्य कहलाता था, आज वो राज्य अचानक देश की इमर्जिंग इकोनॉमी के साथ आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए तेजी के साथ देश की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। जिस राज्य को कोई बैंक लोन देने को तैयार नहीं था, उसे सभी बैंक
प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए ऋण देने को आज आतुर हैं। जहां कोई निवेशक आने को तैयार नहीं था, आज वह देश और दुनिया के हर इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में वही राज्य बन गया है। इसका कारण है कि सतत और नियोजित प्रयास। सरकार के स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, हर ओर से प्रारंभ हुए हैं, लक्ष्य तय करना और फिर उसकी सिद्धि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, और यही प्रदेश के अंदर पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ किया गया है, उसकी परिणति आज हम सबके सामने इस रूप में देखने को मिल रही है। मुझे शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला है। बेसिक शिक्षा परिषद में हमने देखा है कि किस रूप में हम लोगों ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। शिक्षा और स्वास्थ्य कि जब हम बात करते हैं तो किसी भी मानव पूंजी के पोटेंशियल आधार है। इसलिए हमारी सरकार ने शुरू से ही इस दिशा में एक नियोजित प्रयास भी प्रारंभ किया। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम और माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालयों को हब एवं स्पोक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए ओडीओपी के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों को जॉब रोल और सेक्टर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार उनके पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी सरकार ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। न केवल बेसिक और माध्यमिक में बल्कि उच्च शिक्षा में भी इन चीजों को आगे बढ़ाने के साथ ही अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिसमें उद्योग या इंस्टीट्यूशन के साथ युवाओं को जुड़ने, इसके लिए उन्हें वहां पर उचित मानदेय मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके और सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ उसको हम जोड़ सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस